साल 1984 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम ओडिशा के समुद्र तट पर खड़ी थी। उनके सामने था एक विशाल पत्थर का ढांचा, धामी, टूटा हुआ लेकिन अब भी भव्य। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था, यह था कोणार्क सूर्य मंदिर। उस दिन शोधकर्ताओं के सामने सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं था, बल्कि एक सवाल था। क्या 13वीं सदी में भारत ने सच में ऐसा स्थापत्य बना लिया था जिसे आज की आधुनिक इंजीनियरिंग भी समझने की कोशिश कर रही है? समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकराती हैं, हवा में नमक घुला हुआ है और इस सब के बीच खड़ा है एक पत्थर का रथ, 24 विशाल पहिए, 7 घोड़े और पूरा ढांचा ऐसा मानो समय खुद पत्थर में बदल गया हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, ये कहानी है गणित की, ये कहानी है खगोल विज्ञान की, और ये कहानी है उस सोच की जो शायद अपने समय से कई सदियां आगे थी। कोणार्क नाम ही अपने अंदर एक रहस्य छिपाए हुए है। कोण यानी एंगल, अर्क यानी सूर्य, मतलब वह स्थान जहां सूर्य एक विशेष कोण पर उगता है। यह नाम संयोग नहीं हो सकता, यह संकेत है कि इस मंदिर की दिशा और डिजाइन सूर्य की गति के अनुसार तय की गई थी। इतिहास हमें बताता है कि 13वीं सदी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय भारत में न आधुनिक मशीनें थीं, न स्टील के क्रेन, न कंप्यूटर आधारित डिजाइन। फिर भी जिस पैमाने पर यह मंदिर बनाया गया वह किसी भी आधुनिक मेगा प्रोजेक्ट से कम नहीं था। हजारों कारीगर, विशाल पत्थर के ब्लॉक और समुद्र के बिल्कुल पास निर्माण, यह अपने आप में एक इंजीनियरिंग चुनौती थी। जब आप मंदिर को दूर से देखते हैं तो यह किसी विशाल रथ जैसा दिखाई देता है, मानो सूर्यदेव स्वयं इस रथ पर सवार होकर आकाश में यात्रा कर रहे हों। 24 पत्थर के पहिए, हर पहिए का व्यास लगभग 9 फीट, हर पहिए में 8 मुख्य तीलियां। अब अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें तो 24 पहिए दिन के 24 घंटे हो सकते हैं, 8 तीलियां दिन के 8 पहर। लेकिन क्या यह सिर्फ प्रतीक है या फिर यह वास्तव में समय मापने की एक प्रणाली थी? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पहिए सूर्य घड़ी की तरह काम कर सकते थे। जब सूरज की किरणें पहियों पर पड़ती है तो तीलियों की छाया जमीन पर गिरती है, छाया का कोण बदलता है और उसी के साथ समय भी। स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि इन पहियों की मदद से समय का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि यह दावा पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है कि हर पहिया मिनट तक सटीक समय बताता था, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इसमें खगोल विज्ञान की गहरी समझ शामिल थी। फिर आता है वह रहस्य जिसने इस मंदिर को और भी प्रसिद्ध बना दिया, चुंबक की कहानी। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबक लगाया गया था, इतना शक्तिशाली कि समुद्र में गुजरने वाले जहाजों के कंपास प्रभावित हो जाते थे। कुछ कहानियां तो यह भी कहती हैं कि यही चुंबक मंदिर की संरचना को संतुलन में रखता था। लेकिन जब आधुनिक इतिहासकारों ने इस पर शोध किया तो उन्हें इस दावे का कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला। तो क्या यह सिर्फ लोक कथा है या फिर समय ने सबूतों को मिटा दिया? आज जो हम देखते हैं वह इस मंदिर का पूरा रूप नहीं है। मुख्य गर्भगृह जहां सूर्यदेव की मूर्ति स्थापित थी अब मौजूद नहीं है। माना जाता है कि समुद्री हवा और नमक ने पत्थरों को धीरे धीरे कमजोर किया। कुछ इतिहासकार 16वीं सदी के आक्रमणों को कारण मानते हैं। ब्रिटिश काल में जब इस स्मारक को संरक्षित करने की कोशिश की गई तो इसके कुछ हिस्सों को गिरने से बचाने के लिए अंदर से भर दिया गया। मतलब जो आज हमारे सामने है वह मूल संरचना का केवल एक अंश है। लेकिन इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां आज भी जीवित है। यहां सिर्फ देवताओं की छवियां नहीं है, यहां सैनिक हैं, संगीतकार हैं, नर्तकियां हैं, आम लोगों के दैनिक जीवन के दृश्य हैं। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, यह एक पत्थर की किताब थी जिसमें 13वीं सदी का समाज दर्ज है। और यहीं से यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि
मंदिर कैसे बना? असली सवाल यह है, क्या यह मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक था या फिर यह एक खगोलीय प्रयोगशाला भी था? क्या इसकी दिशा इस तरह तय की गई थी कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे गर्भगृह में प्रवेश करे? क्या इसके निर्माण में ऐसी ज्यामिति छिपी है जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? समय बदल गया है, तकनीक बदल गई है, लेकिन कोणार्क अब भी वहीं खड़ा है, टूटा हुआ पर झुका नहीं। शायद इसलिए क्योंकि यह सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं है। साल 1903 ब्रिटिश इंजीनियर जब इस मंदिर का सर्वे कर रहे थे तो उनके सामने एक अजीब चुनौती थी। यह ढांचा सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, यह एक गणितीय संरचना थी। हर कोण, हर रेखा, हर पहिया किसी गणना का परिणाम था। और यही वह जगह है जहां कोणार्क सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि विज्ञान बन जाता है। अगर आप मंदिर की दिशा पर ध्यान दें तो पाएंगे कि यह लगभग पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है। इसका मतलब सूर्योदय की पहली किरण सीधे मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से होकर अंदर जाती थी। पुराने विवरणों के अनुसार जब मंदिर पूरी तरह सुरक्षित था तो सुबह की पहली धूप गर्भगृह में स्थापित सूर्यदेव की मूर्ति पर पड़ती थी। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। 13वीं सदी में बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीक दिशा तय करना यह गहरी खगोलीय समझ का संकेत है। अब जरा पहियों की ज्यामिति को समझते हैं। 24 पहिए समान दूरी पर, हर पहिए में 8 मुख्य तीलियां और उनके बीच छोटी छोटी डिटेलिंग। वास्तु विशेषज्ञों ने पाया है कि इन पहियों के केंद्र, बाहरी रिम और तीलियों के बीच का अनुपात लगभग परफेक्ट सिमेट्री में है। यह सिर्फ कला नहीं है, यह गणित है। कुछ आर्किटेक्चर शोध बताते हैं कि पहियों की बनावट में सर्कुलर डिवीजन का सिद्धांत इस्तेमाल हुआ है, यानी वृत्त को समान भागों में बांटना। ये वही गणित है जिसका इस्तेमाल आज आधुनिक घड़ियों और इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है। सवाल उठता है, टिटन क्या 13वीं सदी के शिल्पकारों को यह सब पता था या उन्होंने अनुभव और परंपरा से यह ज्ञान हासिल किया था? फिर आता है निर्माण तकनीक का सवाल। मंदिर मुख्यतः खंडोलाइट पत्थर से बना है। यह पत्थर मजबूत होता है लेकिन समुद्री हवा और नमी के कारण धीरे धीरे क्षरण का शिकार हो सकता है। इतने विशाल पत्थर के ब्लॉकों को काटना, तराशना और फिर उन्हें बिना सीमेंट के जोड़ना, यह अपने आप में एक चमत्कार है। पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की क्लैंप और इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था, यानी पत्थर एक दूसरे को पकड़कर संतुलन बनाए रखते थे। यहां सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर की ऊंचाई लगभग 200 फीट तक मानी जाती है जब यह पूर्ण अवस्था में था। इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना, वह भी 13वीं सदी में, यह आज भी इंजीनियरों के लिए अध्ययन का विषय है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मिट्टी की विशाल रैंप बनाकर पत्थरों को ऊपर खींचा गया होगा, लेकिन इस पर पूरी तरह सहमति नहीं है। अब बात करते हैं उस संभावना की जिसने कोणार्क को खगोलीय वेधशाला कहे जाने की चर्चा दी। कुछ विद्वानों का मानना है कि मंदिर की संरचना इस तरह बनाई गई थी कि वर्ष के अलग अलग समय पर सूर्य की किरणें अलग अलग हिस्सों पर विशेष कोण से पड़ें। यानी यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सूर्य की गति को समझने का उपकरण भी हो सकता था। हालांकि इस दावे पर पूरी वैज्ञानिक सहमति नहीं है, लेकिन मंदिर की सटीक दिशा और ज्यामितीय योजना इस संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं करती। यहां एक और दिलचस्प पहलू है, 7 घोड़े। पूरे मंदिर को एक रथ के रूप में दिखाया गया है जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से ये सप्ताह के 7 दिन हो सकते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसे सूर्य के 7 रंगों से भी जोड़ते हैं। यानी यह संरचना सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों की कलात्मक अभिव्यक्ति भी है। और फिर आता है वह बड़ा सवाल, अगर यह संरचना इतनी वैज्ञानिक थी तो फिर यह ढह क्यों गई? क्या डिजाइन में कोई कमजोरी थी या समुद्र के पास निर्माण करना एक जोखिम था? कुछ आधुनिक इंजीनियरों का मानना है कि मुख्य गर्भगृह का भार बहुत अधिक था और समय के साथ संरचनात्मक संतुलन बिगड़ गया। नमकीन हवा और लगातार क्षरण ने पत्थरों को कमजोर किया।
यानी यह पतन किसी रहस्य से ज्यादा प्रकृति और समय का परिणाम भी हो सकता है। लेकिन शायद कोणार्क का असली रहस्य उसके गिरने में नहीं, बल्कि उसके अब तक खड़े रहने में है। सदियां बीत गईं, आक्रमण हुए, मौसम बदला, लेकिन मंदिर का विशाल मंच और पहिए आज भी मौजूद है। यह हमें एक बात सिखाता है, प्राचीन भारत में वास्तुकला सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थी, उसमें गणित था, खगोल विज्ञान था और सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति के साथ तालमेल था। आज जब हम आधुनिक शहरों में कंक्रीट और स्टील से इमारतें बनाते हैं, तो शायद हम यह भूल जाते हैं कि कभी पत्थरों से भी विज्ञान लिखा जाता था। कोणार्क उसी भूले हुए अध्याय की याद दिलाता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे उन प्रतीकों, उन मूर्तियों और उस सांस्कृतिक संदेश की जो इस मंदिर को सिर्फ विज्ञान का नहीं बल्कि मानव सभ्यता का दर्पण बनाते हैं। और शायद तब हमें समझ आएगा कि कोणार्क सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि समय और चेतना के बीच खड़ा एक सेतु है। साल 2015, जब दुनिया भर के इतिहासकार और पर्यटक एक बार फिर ओडिशा पहुंचे, तो उनके कैमरे सिर्फ एक स्मारक को कैद नहीं कर रहे थे, वे एक सवाल रिकॉर्ड कर रहे थे। क्या कोणार्क सिर्फ एक मंदिर है, या यह भारतीय सभ्यता का वह आईना है जिसमें विज्ञान, कला और जीवन एक साथ दिखाई देते हैं? जब आप इस मंदिर की दीवारों को करीब से देखते हैं, तो आपको सिर्फ देवताओं की मूर्तियां नहीं मिलती, आपको जीवन मिलता है। सैनिकों की टुकड़ियां, संगीतकारों की टोली, नृत्य करती महिलाएं, आम जनजीवन के दृश्य और यहां तक कि प्रेम और मानवीय संबंधों की झलक भी। यह कोई संयोग नहीं है। 13वीं सदी के शिल्पकार सिर्फ पत्थर नहीं तराश रहे थे, वे एक युग को दर्ज कर रहे थे। कोणार्क एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक सांस्कृतिक दस्तावेज भी है। यह हमें बताता है कि उस समय का समाज कैसा था, उनकी कला, उनका संगीत, उनका जीवन दर्शन। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूर्य देव को यहां सिर्फ देवता के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में दिखाया गया है। सूर्य जो जीवन देता है, जो समय निर्धारित करता है, जो ऋतुओं को नियंत्रित करता है। शायद इसी कारण यह पूरा मंदिर एक चलती हुई संरचना जैसा बनाया गया, मानो यह संदेश देने के लिए कि जीवन स्थिर नहीं है, समय रुकता नहीं, सब कुछ गतिशील है। अब जरा उस मूर्ति की कल्पना कीजिए जो कभी गर्भगृह में स्थापित थी। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि सूर्य देव की प्रतिमा इस तरह रखी गई थी कि सुबह की पहली किरण सीधे उस पर पड़े। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि वास्तु और खगोल विज्ञान का तालमेल सिर्फ बाहरी संरचना तक सीमित नहीं था, वह आध्यात्मिक केंद्र तक जाता था। लेकिन फिर वही सवाल लौटता है, अगर यह इतना महान था तो फिर यह खंडहर क्यों बना? कुछ इतिहासकार 16वीं सदी में हुए आक्रमणों को कारण मानते हैं, कुछ प्राकृतिक क्षरण को, कुछ संरचनात्मक असंतुलन को। सच शायद इन सब के बीच कहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह पतन अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे समय के साथ हुआ। और शायद यही इस मंदिर का सबसे बड़ा संदेश है। समय सबसे शक्तिशाली है, वह साम्राज्यों को मिटा देता है, पत्थरों को घिस देता है, लेकिन विचारों को नहीं मिटा पाता। कोणार्क आज भी खड़ा है, टूटा हुआ पर जीवित। जब आप उसके 24 पहियों के पास खड़े होते हैं, तो आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ पत्थर के चक्र नहीं है, ये समय के चक्र हैं। ये याद दिलाते हैं कि दिन के 24 घंटे सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी मापे जाते हैं। 7 घोड़े सिर्फ सप्ताह के दिन नहीं हैं, वे गति का प्रतीक हैं, आगे बढ़ने का संकेत है। और पूरा रथ वह बताता है कि सभ्यता भी आगे बढ़ती है जब विज्ञान और आस्था साथ चले। आज जब हम आधुनिक दुनिया में विज्ञान और धर्म को अलग अलग खेमों में बांट देते हैं, तो कोणार्क हमें एक अलग कहानी सुनाता है। यहाँ विज्ञान विरोधी नहीं था, यहाँ गणित पवित्र था, यहाँ खगोल विज्ञान पूजा का हिस्सा था। शायद इसी कारण यह मंदिर सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, 13वीं सदी, समुद्र के किनारे हजारों कारीगर काम कर रहे हैं, पत्थर तराशे जा रहे हैं, गणना की जा रही है, दिशा तय की जा रही है,
और किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि 700 साल बाद भी दुनिया इस संरचना को देखकर चकित होगी। ये सिर्फ स्थापत्य नहीं था, ये आत्मविश्वास था। ये घोषणा थी कि हम समय को समझते हैं, हम सूर्य को पढ़ सकते हैं, हम पत्थर में ब्रह्मांड की कहानी लिख सकते हैं। और आज जब सूरज फिर से उगता है और उसकी किरणें कोणार्क के पहियों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय खुद कह रहा हो, मैं बदलता हूं पर ज्ञान अमर है। कोणार्क सूर्य मंदिर हमें सिखाता है कि सभ्यता सिर्फ युद्धों और राजाओं से नहीं बनती, वह बनती है विचारों से। वह बनती है उस जिज्ञासा से जो आसमान को देखकर सवाल पूछती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम अपने अतीत को सिर्फ गौरव के लिए याद करते हैं या उससे सीखकर भविष्य बनाते हैं? कोणार्क खंडहर नहीं है, वह एक अधूरी किताब है जिसका हर पन्ना पत्थर में लिखा है। और जब अगली बार आप घड़ी देखें तो याद रखिए, कभी समय पत्थरों में भी चलता था।